क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट में लंबे समय तक अगर यूरिक एसिड को अवॉइड करा गया, नेगलेक्ट करा गया कि ये तो खाली घुटनों में सूजन ला रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, उनमें भी किडनी डैमेज के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब यूरिक एसिड आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। सुबह उठते ही पैर नहीं रखा जाता है नीचे। हाँ। तो जो हील में जो दर्द होता है उसमें हम अगर बर्बरिस को दिया जाए तो बहुत इफेक्टिवली और विद इन 3 to 4 डेज ही उसको रिजॉल्व करने में रोल प्ले करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम डॉक्टर भावेश चंदेला जी से जानेंगे कि कैसे आप होम्योपैथी के माध्यम से यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कितनी कारगर है होम्योपैथी यूरिक एसिड में, और अगर यूरिक एसिड को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो कितनी मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सर आपको प्रणाम। नमस्कार हिमांशु। सर आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है कि यूरिक एसिड बढ़ गया, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि यूरिक एसिड होता क्या है और क्यों बढ़ता है। जी, आजकल के टाइम में काफ़ी यंग लोगों में ले लें, मिडिल एज ले लें, चाहे ओल्ड एज ले लें, यूरिक एसिड के केसेस काफ़ी बढ़ते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि यूरिक एसिड खुद में मतलब क्या है, यूरिक एसिड खुद क्या है। जी। तो यूरिक एसिड जो है एक तरीके का केमिकल पदार्थ है जो कि एक प्यूरिन एक कंपाउंड होता है जिसके मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। जनरली तो जब ये हमारी बॉडी में एक अपने आप ही बॉडी हमारी बनाती है और एक्सक्रीट करती है जी। तो जब तक ये एक ऑप्टिमम लेवल में होता है, जो कि मेल में तो 3.5 से लेके 7.2 मिलीग्राम पर DL और विमेन में हम मानते हैं लेके चलते हैं नॉर्मल रेंज 2.5 से लेके 6 तक। तो अगर ये इस रेंज के अंदर है तो ब्लड में मिलके बॉडी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट करती रहती है, पेशाब के थ्रू से। लेकिन अगर ये अपनी ऑप्टिमम लेवल को, थ्रेशोल्ड को अगर क्रॉस कर लेता है तो ये फिर हमारा इसका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है शरीर के अंदर। तो अब इसका डिपोजिशन शुरू हुआ तो इसका जो कॉमन जो एरियाज हैं, सबसे पहले ये या तो ये हमारे जोड़ों में जाके डिपॉजिट होगा जी, या फिर हमारी किडनी अगर इसको फिल्टर नहीं कर पा रही है तो किडनी के अंदर जमा हो जाता है। किडनी में तो ये गॉल्स मतलब एक तरीके का यूरिक एसिड स्टोन बनाने के में रोल प्ले करता है अगर किडनी में जमा होने शुरू हो गया। और अगर ये जोड़ों में जमा हुआ है तो एक गाउट एक कंडीशन होती है, एक तरीके का अर्थराइटिस होता है जो कि यूरिक एसिड जोड़ों में जमा होने के कारण बन जाता है। जी। तो सर आजकल क्यों इतनी कॉमन हो रही है यूरिक एसिड बढ़ने की प्रॉब्लम? सबसे पहले तो इसमें ये है कि जो आजकल ये चेंजिंग लाइफस्टाइल हो गई है जी, कि भाई हम लोग में वेट लोगों में ज़्यादातर ओबेसिटी की जो प्रेसिडेंस है वो काफ़ी कॉमन मिलने लग गया है। चाहे ग्लोबली लें और पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर ओबेसिटी के केसेस अपनी उम्र के हिसाब से या अपनी हाइट के हिसाब से ज़्यादा वेट होना बॉडी में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को पैदा करता है और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्री कंडीशन यूरिक एसिड बढ़ाने में प्ले करता है जी। बाकी जैसे कोई अंडरलाइन कंडीशन से पेशेंट फेस कर रहे हैं जिसमें कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, चाहे हाई शुगर लेवल हो गया है या हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, ये भी एक बॉडी में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को बढ़ावा देते हैं और यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में इनडायरेक्टली गड़बड़ी पैदा कर यूरिक एसिड को बॉडी में डिपोजिशन में एक रोल प्ले करते हैं। अच्छा सर, अगर किसी भी इंसान ने पर डे की अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा ली है, मतलब जितना उसको चाहिए अपने शरीर के अकॉर्डिंग, अगर उससे ज़्यादा वो प्रोटीन ले रहा है पर डे, तो क्या तब भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, आपने पहले तो एक क्वेश्चन बड़ा ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एक मिथ है कि हम यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन हमें छोड़ देना चाहिए। हाँ। तो इसमें भी हमें जनरलाइज नहीं करना है। खाली प्रोटीन ज़्यादा लेने का मतलब ये नहीं कि वो यूरिक एसिड बढ़ा देगा, क्योंकि यूरिक एसिड तो हमारी बॉडी में अपने आप ही बन रहा है। अगर हम डाइट रिस्ट्रिक्शन भी रखें उसके बावजूद भी काफ़ी केसेस में यूरिक एसिड अपने आप भी बॉडी बना रही है और उसके बिना हाई प्रोटीन डाइट लिए भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है हमारे शरीर में। अच्छा। तो खाली प्रोटीन ज़्यादा लेना कोई इंडिकेशन नहीं है कि यूरिक एसिड हमारे बॉडी में ज़्यादा बढ़ सकता है। इसमें हमें मेनली जो है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई प्रोटीन रिच डाइट है और एक है प्यूरिन रिच डाइट। एक प्यूरिन कंपाउंड है, जैसे मैंने इनिशियली बताया था कि प्यूरिन का ही एंड प्रोडक्ट मानते हैं इसको, यूरिक एसिड को। तो प्यूरिन रिच डाइट क्या होती है? जैसे कि उसमें कि जिसमें प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा एक थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा हो, जैसे कि हम मानते हैं कि एनिमल डाइट, एनिमल में भी रेड मीट या फिर सी फूड हो गया जिसमें कि अनेक तरीके की मछलियाँ का पदार्थ हो गए। तीसरा हो गया अल्कोहल का इंटेक हो गया ज़्यादा, तंबाकू का इंटेक हो गया। बाकी जैसे कि फ्रक्टोज भी एक कंपोनेंट है जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाने में और प्यूरिन को शरीर में ज़्यादा बढ़ाने में रोल प्ले करता है, जिसमें कि जैसे ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, अपना जंक फूड प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। और बाकी जैसे कि ये सिंपल शुगर्स हो गई जिसमें कि पॉलिश्ड राइस हो गई, पॉलिश्ड दालें हो गई, इस तरीके की चीज़ें यूरिक एसिड को बढ़ाने में एक रोल प्ले करती हैं। एक कंपाउंड और है जैसे कि ओमेगा 6 एक कंपाउंड होता है जो कि ज़्यादातर आजकल ये रिफाइंड ऑयल, लोग बिना सोचे समझे कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं,
लेकिन इसमें क्या बहुत अनहेल्दी या ट्रांस फैट भी हो सकते हैं जो कि प्यूरिन को बढ़ाने में एक रोल प्ले करते हैं। तो ये काफ़ी सारे प्यूरिन रिच डाइट हमें देखनी है, खाली प्रोटीन लेना नहीं लेना यूरिक एसिड को बढ़ाने में कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है कि प्रोटीन खाने से यूरिक एसिड बढ़ेगा। लेकिन यूरिक एसिड हाई है तो हमें प्यूरिन वाली डाइट को हमें देखना है कि वो प्यूरिन रिच फूड तो हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो हमें उसको अवॉइड करने पे फोकस करना है ज़्यादा। तो जो भी फूड आपने बताया ये प्यूरिन रिच फूड है। और सर वैसे भी जितना भी कार्बोहाइड्रेटेड फूड है और जितने भी पैकेट वाले हैं, रिफाइंड है, और चाहे अल्कोहल हो या फिर फास्ट फूड हो, जंक फूड हो, वो तो नुकसान देता ही देता है और हर कंडीशन में देता है। लेकिन जब आपने बनाया फ्रुक्टोज तो फलों में मिलता है, यानी कि लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा फल खाना भी नुकसान दे सकता है। नहीं, खाली वो तो किसी भी चीज़ का एक्सेस तो हमेशा मतलब नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली फलों की बात नहीं। जैसे फ्रक्टोज एक सिंपल शुगर का ही पार्ट है। मतलब इससे जो हमारा तात्पर्य है कि जैसे जितने पैकेज ड्रिंक्स आती हैं ना, जितने पैकेज फ्रूट जूस आते हैं या फिर आपके ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, इनको अवॉइड करना है। और फ्रूट्स नुकसान इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद एक फाइबर रिच फूड है। तो ज़्यादा रिच फाइबर हम ले रहे हैं तो हम अल्टीमेटली अपने बॉडी में रफेज की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, जो कि सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रहा है। और इनमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इतनी हाई शुगर कंटेंट ले रहे हैं जो कि हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करके पानी को सोख रही है और प्यूरिन भी साथ में बढ़ावा दे रही है। तो यूरिक एसिड के डिपोजिशन को इस वजह से इन ड्रिंक्स से बढ़ावा मिल रहा है बॉडी में जमा। मतलब डायरेक्टली अगर कहा जाए सिंपल शब्दों में, तो जो भी कुछ नेचुरल है और प्योर है उसी को कंज्यूम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया नेचुरल में भी हम बता रहे हैं कि भैया कोई प्योर वेजिटेरियन डाइट ले रहा है तो उसको भी हम अगर कोई ऑप्टिमम लेवल पे या बॉर्डर लाइन कोई किसी को भी यूरिक एसिड की कोई प्रॉब्लम अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो हम उसको बंद नहीं कराते हैं। चाहे वो दालें खा रहा है, राजमा खा रहा है या फिर कोई भी तरीके का शाकाहारी प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है, एक लिमिटेड अमाउंट में कर रहा है तो हम उसको रोकते नहीं हैं, उसको हम खाने का पूरी सलाह है। लेकिन जो मैंने स्पेसिफिक प्रोडक्ट बताए हैं जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा है, चाहे वो हाई रिच प्रोटीन वेजिटेरियन में हो प्यूरिन के साथ या नॉनवेज डाइट में हो, तो उसको हम अब नॉनवेज में भी जैसे हमने बात करी कि मैंने रेड मीट स्पेसिफिकली बोला, सी फूड स्पेसिफिकली बोला, लेकिन हम वाइट मीट जैसे कि चिकन हो गया या कुछ और तरीके का, जैसे मतलब मेनली चिकन ही मानेंगे हम वाइट मीट में, जिसको हम थोड़ी सी मात्रा में अलाउ कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल कि हम एनिमल प्रोटीन को हाई यूरिक एसिड कंडीशन में अवॉइड करने की सलाह देते हैं। हाँ, और सर अगर ये तो आपने बता दिया कि किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए खाने में, लेकिन अगर किसी इंसान का यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा उसे? अब जैसे मैंने बताया कि जैसे गाउट एक टर्म दी गई है, जब जोड़ों में जमा होना शुरू होता है तो पहले तो ये जोड़ों में जमा होके इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा है, तो हमें यहाँ भी जनरलाइज नहीं करना है, केस टू केस बेसिस हमें डिसाइड करना है कि ट्रीटमेंट पेशेंट को ज़रूरत है या नहीं है। अब कुछ पेशेंट होते हैं एसिम्टोमेटिक, चाहे उनका 7 है 7.5 लेवल पे है, अब थ्रेशोल्ड लेवल यूरिक एसिड है, लेकिन फिर भी उनको कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, कोई बॉडी में कोई नेगेटिव चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, तो हम इसमें सलाह दी जाती है कि कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू, डाइटरी मॉडिफिकेशन के थ्रू, एक्टिव रह के एक्सरसाइज करके चीज़ों को अगर मेंटेन कर रहा है और उसको रिवर्स भी कर सकता है अपने आप ही। ठीक, एसिम्टोमेटिक है तो जब तक कि कोई हमें जॉइंट में कोई डैमेज नहीं दिख रहा है और कोई सिम्टम नहीं पेशेंट शो कर रहा है। अब फिर दूसरी कंडीशन आती है कि एक्यूट गाउट। अब एक्यूट अर्थराइटिक अगर कोई पेन पेशेंट को हो रहा है, जैसे कि पेशेंट बोलता है कि हम रात को सोए हैं, सुबह उठते ही पैर का अंगूठा सूज गया, कुछ समय में लाल हो गया और दर्द करने लग गया, बहुत सीवियर पेन, तो हम इसमें उस कंडीशन में मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें कि हमें मेडिकेशन देना पड़ता है और उस एक्यूट पेन से पेशेंट को बाहर निकालना मेडिकेशन के थ्रू ज़रूरी हो जाता है। एक कंडीशन और है, जैसे कि पेशेंट बार बार एक्यूट कंडीशन फेस कर करके उसको दर्द बार बार फेस करे जा रहा है, तो उसको हम क्रॉनिक टोफस अर्थराइटिस कंडीशन देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि परमानेंट जॉइंट मतलब डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या बार बार यूरिक एसिड जमा होता चला गया, स्वेलिंग आती चली गई, हड्डी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गया, तो ये परमानेंट जॉइंट डैमेज की तरफ ले जा सकता है, जिसमें भी ट्रीटमेंट का मेडिकेशन का रोल आ जाता है। सर ये तो आपने सिम्टम्स बताया कि कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है, लेकिन यूरिक एसिड बढ़ना सबसे ज़्यादा कौन से हमारे बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है? सबसे ज़्यादा तो हमारा जितना भी हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जिसमें कि मैंने जॉइंट्स बताया पहले, जो क्लासिकल सिम्टम है कि पैर के अंगूठे से ही शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे स्प्रेड होते हुए पूरे आपके पंजे से लेके हील को इन्वॉल्व, एंकल को इन्वॉल्व करते हुए आपके घुटने, लार्ज जॉइंट्स भी इन्वॉल्व कर सकता है, और अगर एक्सट्रीम केस हो गया तो आपकी मांसपेशियों में भी ऐंठन आपको महसूस हो सकती है, जो कि बढ़े हुए यूरिक एसिड का एक इंडिकेशन या एक सिम्टम हो सकता है।
तो मतलब सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हमारे जॉइंट्स को ही अफेक्ट करता है। और अगर फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि अगर ज़्यादा डिपोजिशन, किडनी की फंक्शनिंग अगर कमज़ोर है, हमें अपने किडनी का भी ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, कि अगर हमारी रिपोर्ट्स में कंटिन्यूस यूरिक एसिड रेज्ड आ रहा है तो हमें अपनी किडनी प्रोफाइल, जिसमें कि किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर माइक्रो एल्बुमिन लेवल या फिर यूरिन का रूटीन यूरिन वगैरह कराते रहना चाहिए, जिससे किडनी हेल्थ का अंदाजा रहे। क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ना एक इंडिकेशन किडनी की फंक्शन कम होने का भी इंडिकेशन हो सकता है। तो इसलिए अगर हमारी किडनी फंक्शन ठीक है और यूरिक एसिड अगर लेवल मेंटेन हम कर पा रहे हैं, तो हम किडनी को एक जो रेयर केसेस में होता है कि किडनी फेलियर की तरफ भी जा सकता है पेशेंट, जो कि आजकल काफ़ी पेशेंटों में, खासकर हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट में लंबे समय तक अगर यूरिक एसिड को अवॉइड करा गया, नेग्लेक्ट करा गया कि ये तो खाली घुटनों में सूजन ला रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, उनमें भी किडनी डैमेज के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब यूरिक एसिड आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, रेयर केसेस में कर रहा है। लेकिन आजकल जैसा लाइफस्टाइल है और जैसे कि इग्नोरेंस रहती है, तो उस वजह से किडनी डैमेज भी एक तरीके का उसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो सर आप होम्योपैथी में, क्योंकि अलग अलग पैथीज में अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है, तो आप होम्योपैथी में किस तरीके से यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं? बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया कि एसिम्प्टोमेटिक अगर पेशेंट है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपने यूरिक एसिड लेवल को मैनेज करें तो कोई मेडिकेशन की ज़रूरत होती नहीं है उस केस में। लेकिन अगर पेशेंट को सिम्टम प्रोड्यूस हो गए हैं, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, तो होम्योपैथी तो बहुत ही इसमें कारगर एक पैथी है जो यूरिक एसिड को एक्यूट कंडीशन में भी और क्रॉनिक कंडीशन को भी रिजॉल्व करने में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती है। जैसे कि हमारे कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जिसमें एक कॉमन काफ़ी यूज़ में आती है, कॉल्चिकम में एक मेडिसिन है जिसको जनरली हम 3x 6x या 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इसको हम जनरली अगर पेशेंट जैसे अपने आप भी कोई लेना चाहे तो इसमें हम प्रिस्क्राइब ऐसे नहीं करते हैं। लेकिन किसी को एक्यूट पहली बार कोई अटैक आया है या जॉइंट्स में पेन, अंगूठे में पेन, सूजन चल रही है, मतलब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ भी आ गया रिपोर्ट में, तो इनिशियली एक बार एक जनरलाइज मेडिसिन की तरह हम ले सकते हैं। लेकिन ये तभी काम है अगर इनिशियल लेवल पे हम इसको ले रहे हैं। लेकिन अगर पेशेंट को क्रॉनिक या फिर बार बार अटैक आए जा रहे हैं इस तरीके के, तो ये मेडिकेशन का रोल फिर आगे खाली सिंगल मेडिसिन का इसका रोल नहीं रहता है। फिर हम बाकी मेडिकेशन से पेशेंट की केस हिस्ट्री और अपना पूरा स्टडी करके, जिसमें कि काफ़ी सारी मेडिसिन है, जैसे कि कुछ मेडिसिन है जैसे कि अर्टिका यूरेंस जो कि क्रॉनिक गाउट को भी ट्रीट करने में रोल प्ले करती है। लेकिन साथ में हमें उसमें जैसे बाकी सिम्टम्स भी हमें पता होने चाहिए। पेशेंट को जनरली उसके साथ कोई ना कोई स्किन का एलर्जी हो सकती है, अर्टिकेरिया हो सकता है साथ में, या टोफस एक स्किन में गाउट नोड्स बन जाती हैं। तो अगर वो ये गाउट के साथ अगर प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट, तो अर्टिका यूरेंस एक अलग अलग पोटेंसीज़ में वो हम पेशेंट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से हम देते हैं। एक मेडिसिन है जैसे कि मैंने बताया किडनी का इन्वॉल्वमेंट, किडनी स्टोन का भी फॉर्मेशन ये कर सकता है। तो एक हमारे बर्बरीज एक मेडिसिन आती है जिसको कि हम जनरली 30 पोटेंसी या पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से अलग अलग पोटेंसी में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि किडनी के फंक्शन को भी इम्प्रूव करेगी। साथ साथ जो एक स्पेसिफिक एक सिम्टम है कि हील पेन होता है पेशेंट को, सुबह उठते ही पैर नहीं रखा जाता है नीचे, तो जो हील में जो दर्द होता है उसमें हम अगर बर्बरीज को दिया जाए तो बहुत इफेक्टिवली और विद इन 3 to 4 डेज ही उसको रिजॉल्व करने में रोल प्ले करती है। इसी तरीके से जैसे काफ़ी सारी और भी मेडिकेशन है, जैसे कि लिथियम कार्ब हो गया, हमारे काली फॉस हो गई, जो कि एक बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है। जैसे कि मैंने बताया था कि इन्फ्लेमेशन किसी भी तरीके से बॉडी में बढ़ रहा है, तो उसमें हमें उसको कम करने के लिए अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो है ही, लेकिन मेडिसिन भी एक क्रॉनिक स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती है, जो कि इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें कि काली फॉस का अलग अलग पोटेंसीज़ में अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम्स या उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके हिसाब से उसमें भी बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है वो। सर ये तो होम्योपैथी में कौन कौन से मेडिसिन और किस तरीके से दी जाती है, तो क्या होम्योपैथी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट है? क्योंकि लोगों में ऐसी कह सकते हैं मिसकंसेप्शन भी है कि नहीं होता है और कई लोग कहते हैं होता है, तो क्या यूरिक एसिड में जो होम्योपैथी की मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट है? बिल्कुल, इसमें क्योंकि आप कोई भी अगर डोज अगर बिना कंट्रोल्ड वे में या पूरी जानकारी के अगर ले रहे हैं, तो उसको वो कंडीशन को सुधारने की बजाय या टेम्परेरी रिजोल्यूशन की बजाय लॉन्ग टर्म में कोई होम्योपैथी क्या करते हैं, सिमिलिया सिमिलिबस कोरेंटस सेम बीमारी के लिए सिमिलर डिजीज प्रोड्यूस करती है, जो कि मेडिसिन इंड्यूस्ड होती है, लेकिन वो मेडिसिन कुछ जैसी ब्लड से निकली खुद रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर पेशेंट कंटिन्यूस बिना किसी डोज की, पोटेंसी की जानकारी के बिना कॉम्बिनेशन के बिना, उसको ये नहीं पता है कि कौन सी दवाइयाँ आपस में एंटीडोट हैं या इनिमिकल हैं, इनिमिकल भी ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के एक्शन को ख़राब करके और नई बीमारी प्रोड्यूस कर देती है, जो कि सेल्फ रिजॉल्व नहीं होती है। तो ये बड़े रिस्क हो जाते हैं अगर पेशेंट बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिकेशन बिना उसके ले जा रहा है, ओवर द काउंटर अगर लिए जा रहा है होम्योपैथी में भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन ली जाए, ताकि आप परमानेंट क्योर की तरफ जा पाएँ, रादर देन थोड़े दिन अपने दर्द में आराम मिला
थोड़ा सा रिजॉल्व हुआ, लेकिन कंडीशन अल्टीमेटली वर्स होती चली गई। सर क्या किसी और पैथी के साथ यूरिक एसिड का पेशेंट होम्योपैथी दवाई ले सकता है? बिल्कुल ली जा सकती है, लेकिन होम्योपैथी ही पूरी तरीके से सक्षम है यूरिक एसिड को पूरा तरीके से कंट्रोल, बहुत इफेक्टिव वे में कंट्रोल करने में पूरी तरीके से सक्षम है होम्योपैथी। तो सर अगर सक्षम है तो जैसा आपने बताया ना कि हम डाइट में प्रोटीन कम नहीं करवाते हैं जी, लेकिन फिर हर जगह जब भी किसी का यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसको डॉक्टर ये क्यों बोलते हैं कि आप अपना प्रोटीन इंटेक पर डे का कम कर दो? बिल्कुल नहीं, इसमें एक्चुअली क्या है, प्रोटीन इंटेक की जैसा मैंने बताया कि जैसे पेशेंट वेजिटेरियन है तो भी हम कंडीशन के साथ है, यूरिक एसिड का अनकंट्रोल्ड लेवल पे है कि 9:30, 10, 11 हो रहा है, पेशेंट मूव ही नहीं कर पा रहा है। हाँ। तो हम बोलते हैं कि प्रोटीन डाइट को कंट्रोल करा जाए। अगर पेशेंट नॉनवेज डाइट पे है तो हम उसको पूरा बंद करवा देते हैं। हाँ। लेकिन अगर वेजिटेरियन डाइट पे है तो क्योंकि वो रिच फाइबर रिच डाइट प्रोटीन्स होते हैं, वो सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं, तो वो प्यूरिन कंटेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हर डाइट में। अगर उस वाले प्रोटीन जैसे दालें खा रहा है पेशेंट, राजमा खा रहा है, छोले खा रहा है, बहुत हाई लेवल पे है, तो हम प्रिकॉशनरी कम करवा देते हैं। लेकिन हम इंटरमिटेंटली या कभी कभी अलाउड करते हैं, क्योंकि एक्सेस में तो हर चीज़ मैंने बताया ख़राब है। हाँ। लेकिन कंट्रोल्ड वे में अगर पेशेंट ले रहा है वेजिटेरियन प्रोटीन और उसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा नहीं है तो वो अलाउड कर देते हैं। प्यूरिन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अगर किसी भी फूड में, चाहे उसका ये एक ये मिथ है कि प्रोटीन वाले चीज़ों में ही प्यूरिन ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल फ्रक्टोज भी मैंने दिया, जैसे कि पैकेज फूड ड्रिंक्स हो गए, हाई शुगर फूड्स हो गए, और हमने बताया जैसे कि वेजिटेबल ऑयल हो गए कुछ तरीके के, और प्यूरिन में चावल बता दिए, पॉलिश्ड राइस। तो ये सब चीज़ें ऐसे फूड हैं, इसमें प्रोटीन तो नहीं है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। तो हमें प्यूरिन रिच फूड देखना है रादर देन ओनली लुकिंग फॉर हाई प्रोटीन डाइट। क्योंकि जो मैंने प्रोटीन सोर्सेज जो मैंने बताए हैं, जिसमें कि सी फूड और ये रेड मीट हो गया, इनके अंदर नेचुरली ही बहुत हाई मात्रा में प्यूरिन का कंटेंट है। इसलिए हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसमें प्रोटीन ज़्यादा है या कम है। मतलब अगर किसी इंसान का यूरिक एसिड बहुत शुरुआती स्टेज पर है तो वो डाइट को मैनेज करके जी और एक्सरसाइज करके उसे कंट्रोल कर सकता है, तो दवाई की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर वो इनिशियल लेवल पे अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, यहाँ पे इनिशियल का वर्ड नहीं है, मतलब जैसे अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है चाहे वो कितने लंबे टाइम से हो, लेकिन अगर उसको कोई सिम्टम नहीं है तो मेडिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसको एक्यूट अटैक आ रहे हैं, उसको सूजन है जोड़ों में, पेन शुरू हो गया है, तब मेडिकेशन का रोल आ जाता है उसमें। तो उसमें भी सर एसिम्प्टोमेटिक में आप नहीं कहते कि प्रोटीन डाइट को कम किया जाए? हाँ, मतलब अगर आप बहुत रेयर केस में होता है, बहुत रेयर केस में अगर वो तेजी से बढ़ता नहीं जा रहा है, आपकी किडनी फंक्शन भी साथ में अगर आपकी मेंटेन गड़बड़ नहीं है, तो हम कहेंगे आप जो अपना नॉर्मल डाइट मेंटेन करें। लेकिन ये तो ओवरऑल, जैसे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी एरोबिक एक्सरसाइज, एडिकेट आपका वाटर इनटेक, हेल्दी बॉडी वेट, ये मेंटेन करना वैसे भी ज़रूरी है सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए बॉडी में। तो हमें वैसे खाली यूरिक एसिड के कंटेक्स्ट में नहीं, ओवरऑल सभी बीमारी से बचने के लिए एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो हमें हर इंसान को रखना ही चाहिए। तो सर इसके साथ साथ आप अपने अपने मेडिकल करियर के अकॉर्डिंग, जो रोज पेशेंट देखते हैं उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूरिक एसिड के पेशेंट को जो परेशान रहते हैं हमेशा? जी बिल्कुल, इसमें जैसा मैंने बताया कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो अपना लाइफस्टाइल को, अगर आपको पता है कि बढ़ावा आ रहा है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है, तो कोई ऐसा दवा की मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रखें, आप मतलब बेहतर स्थिति में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप सिम्टम फेस कर रहे हैं तो हाँ, एक चीज़ और इसमें, अगर आप सिम्टम फेस कर रहे हैं, चाहे आपका यूरिक एसिड लेवल विद इन नॉर्मल रेंज या बॉर्डर लाइन भी है, तो भी हम आपको डिजीज़ कैटेगरी में गिनेंगे और आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है उसमें, क्योंकि उस समय जॉइंट इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं आपके। तो यहाँ नॉर्मल रिपोर्ट आना भी आपको मेडिकेशन की कैटेगरी में खड़ा करके रखेगा। तो इसमें आपको बिल्कुल, अगर आप सिम्टम फेस कर रहे हैं, आपको किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन जॉइंट में फेस हो रहा है, खासकर कि पैर के पंजे में, पैर के अंगूठे में, स्मॉल जॉइंट्स में, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा कर और मेडिसिन स्टार्ट करें। सर एक लास्ट क्वेश्चन है बस, कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं क्या उनको कंज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल, डेयरी प्रोडक्ट्स से वैसे, बल्कि एक्चुअली डेयरी प्रोडक्ट का भी एक अच्छा रोल है। कि डेयरी प्रोडक्ट भी यूरिक एसिड को हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन में थोड़ा बहुत रोल प्ले करते हैं, इनडायरेक्ट है लेकिन थोड़ा बहुत करते हैं। तो उसमें जो है हेल्दी चॉइस अपनाइए, कि जैसे कि मिल्क लेना है हमें, लो फैट मिल्क यूज़ करें। जैसे मैंने ऑयल का बताया, हमने कहा कि कुछ तरीके के वेजिटेबल अवॉइड करने, तो आप हेल्दी सोर्स यूज़ करिए, जैसे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जैसे कोल्ड प्रेस सरसों का तेल हो गया, वो यूज़ करिए, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अपना जैसे कि हमारा ये हो गया, अपने मिल्क प्रोडक्ट तो हो गए, मिल्क प्रोडक्ट में भी जैसे हमारा ये घी हो गया, हेल्दी फैट्स हम कंज्यूम कर सकते हैं।
और वही सिंपल कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब चीज़ अवॉइड करिए अपनी डाइट। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद आपका कि आपने इन्फॉर्मेशन दी हमें यूरिक एसिड के बारे में। उम्मीद करते हैं सर की इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए, और सर की बताई हुई डाइट को और इनकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आपको यूरिक एसिड से छुटकारा मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करेंगे तो यूरिक एसिड नहीं और भी बीमारियों से आपको राहत मिल सकती है, आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने का, ताकि आप फिट एंड फाइन रह सके। धन्यवाद।